हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम कुछ करने वाले हैं एमसीक्यू की शॉर्ट ट्रिक्स। कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, जो आपका 9 मार्च को एग्जाम होने वाला है। तो उसके अंदर अगर एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम रेगुलर वे से करते हैं तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है और जो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उन क्वेश्चंस को साथ साथ हम सॉल्व करते चलेंगे। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप अपना काफ़ी टाइम वहाँ से सेव कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी और आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, पहले हमने जो कांग्रेस मॉडलों के क्वेश्चन, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। अभी एमसीक्यू में आता है या सब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखा चुका हूं। सिर्फ हम बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तरीके की, यानी एमसीक्यू में आप कितना जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको सिचुएशन दे रखी है और आपसे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है एक्स की। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर से आपको स्टार्ट करना है। अब रिमाइंडर से स्टार्ट करेंगे मतलब 4 तो आपके सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो मोड के साथ जो नंबर लिखा होगा इस नंबर को इसमें ऐड करना है। तो 4 + 7 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 के बाद 11, 4 देखो इसमें है, 4 इसमें है, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म। अब 4 के बाद अगर आप 7 ऐड करोगे तो 11 इसमें आ रहा है, मतलब यही आपका आंसर है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू है ऐसी, अगर मतलब पॉजिटिव वैल्यू का यहाँ पर मेंशन ना करें तो नेगेटिव वैल्यू पे भी आप जा सकते हो। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या करना होगा, आपको 7 को माइनस करते चलना पड़ेगा और उसको लेफ्ट में आप लेके चले जाएंगे। तो जैसा भी ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पर, उसी हिसाब से वहां पर आप टिक कर देंगे। तो आप इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को निकालें, यहां पर आपको एक्स की जो प्लेस है ना वो चेंज कर दी है, एक्स इधर कर दिया है, एक्स इधर कर दिया है और ये कह रहा है कि देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है एक्स की। तो x की मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज हैं पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 को आप यहाँ पर x की जगह डालेंगे। इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि अगर आप इस नंबर को इधर लाते हैं तो माइनस होता है। तो अगर मैं 2 को इधर रखता हूँ, 100 में से 2 माइनस करता हूँ तो 98 आता है और 98 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी देखो x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करो 1। 28 - 1 करता हूँ तो 27 आएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम चले जाते हैं 2 पर, 2 से करेंगे तो 26 आएगा, 26 भी इससे डिवाइड नहीं होता। 3 पर डालेंगे तो यहाँ पर 25 बनेगा, 6 से डिवाइड नहीं होता, मतलब आंसर हमारा है 4। क्योंकि 4 को अगर आप इसमें डालोगे 28 - 4 यानी 24 आएगा और 24 को आप डिवाइड करोगे 6 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। द लीस्ट यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे जब यूनिट डिजिट की ये बात कर रहा है तो 22 की पावर 12 की पूछ रहा है। तो आपको जब यूनिट डिजिट की बात है तो हमें ये पता है कि इसका मॉड 10 निकालना है। तो आप सिर्फ इसमें जो यूनिट वाली डिजिट है उसको फॉलो करो, पूरा नंबर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें बस ये चेक कर लेना है कि 2 की पावर 12 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या बनेगी। अब इसमें आप यहां पर जैसे 2 की पावर 6 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 बना तो इसकी जो यूनिट डिजिट है ये आ गई आपके पास 4। ठीक है, अब आपको इसकी पावर कितनी करनी थी, 12 करनी थी। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर आप सिर्फ 4 का करो, 64 का करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का इसको डिवाइड करोगे आप 10 से तो रिमाइंडर 4 ही बचना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 और इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 है और यही आपका आंसर है। यहां पर अब जो भी हमने x वाले क्वेश्चन करे थे, अब इसमें जो x या m है वो यहां पर आ गया। तो ये वाला जो नंबर होगा, अब हमें पता है कि इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो 56 बनेगा और 56 के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो यहां पर आ सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो 1 56 का डिवाइजर तो है लेकिन 1 हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर 2 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर जो नंबर आपको दे रखे उन सब से आप चेक कर लो कि ये सारे नंबर 56 को डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसको लाके इधर माइनस करके 56 बनेगा। तो 56 देखो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी होगा, 8 से भी होगा, 14 से भी होगा, 28 से भी होगा, 56 से भी होगा। इन सभी नंबर से 56 डिवाइड होगा, मतलब इसका एसर्शन ठीक है।
अब रीजन में ये कह रहा है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, तो ये होता ही है कि भाई बी को आप इधर लाते हो तो ए माइनस बी जो भी नंबर होता है वो इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। और इसमें साथ साथ ये भी बता रहा है कि n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो सकती है, तो यहां पर इक्वल्स टू का साइन नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था, तो रीजन यहां पर हो गया गलत। तो एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है, यानी ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका सी। अगर वह ग्रेटर देन 1 होता खाली तो फिर रीजन भी ठीक होता और उसको करेक्ट भी एक्सप्लेन करता, तो फिर आंसर हो जाता हमारा 1 ए। अब इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर ये कहता है कि भाई आप कुछ आपके पास जो मिल्क है ना उसके अंदर आप कुछ पानी मिला रहे हो और पानी मिलाकर आप उसको बेचते हो और उस बेचने पर आपको 16 एंड 2/3% का प्रॉफिट होगा। तो इसमें सीधा सीधा आपको ये करना है कि जितना आपने पानी मिलाया था उतना ही तो फायदा होगा। तो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है 16 एंड 2/3, तो इसको आप फ्रैक्शन में कर लो, 16 3 जा 48 अपॉन में 2 यानी 50 अपॉन में 3, और ये परसेंटेज है इसको आप हटा दो, तो ये बन गया आपके पास 1:6, यानी पानी 1 होगा और उसमें 6 मिल्क होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1:6। ठीक है, ऐसे इसी तरह से ये क्वेश्चन है, देखो इन व्हाट रेशो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड मिल्क टू गेन 20%। 20% को अगर आप फ्रैक्शन में करो तो आएगा 1/5, तो हमारा आंसर भी आ गया 1/5। जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो अक्सर हम फ्रेमिंग करते हैं कि भाई जो नंबर है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन में हम फ्रेमिंग करते हैं कि जो भाई लोअर जो छोटी वाली वैल्यू है हम उसको लिखते हैं। छोटी वाली वैल्यू कितनी, एक में 14% है उसमें 19% अब ऐड करेंगे और मिक्सर हमारे पास 26% हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं भाई 19, 40 और 26। फिर हम इसकी रेशो निकालते हैं। अब सीधा सीधा क्या करो, हमें पता है कि भाई x और अपॉन y निकालना है, तो जो डीरर वैल्यू है, डीरर वैल्यू यानी जो बड़ी वाली वैल्यू है 40 में से 26 को माइनस करो, सीधा 14 आ गया। फिर मीन में से आप इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7 ही आ गया। तो आपके पास जो रेशो आ गई इसकी, ये आ गई 2:1। अगर रेशो में पूछा होता तो रेशो में हम बता देंगे, लेकिन अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने उसमें कितना मिलाया, उसको जो 19% आप अल्कोहल उसमें मिला रहे हो वो कितना मिला रहे हो। तो 19 यहाँ पर जो चीपर वाली जो 19 वाली जो वैल्यू थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, x को। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और नीचे आया आपके पास 1, तो टोटल हो गया 3, यानी 2/3 हम उसमें मिलाएंगे। ठीक है, रेशो पूछेगा तो 2:1 हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी पूछ रहे हैं तो 2/3 आ जाएगा, यानी इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर। एक पाइप जो है उसको 5 मिनट के अंदर भरता है और दूसरा पाइप उसको यहाँ पर क्वेश्चन में रह गया है गड़बड़, तो क्वेश्चन में एम्प्टी द टैंक इन 4 मिनट्स आएगा। तो वो 5 मिनट के अंदर भरता है, 4 मिनट के अंदर खाली करता है, तो खाली करने का जो रेट है वो ज़्यादा है क्योंकि वो जल्दी खाली कर रहा है, तो उसका रेट ज़्यादा है खाली करने का। ठीक है, तो यानी इस केस में क्या होगा, आपका जो टैंक है वो भरेगा नहीं, खाली होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है सेशन में, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो फिल तो नहीं आएगा, यहाँ पर एम्प्टी होना चाहिए था। यहाँ पर भी लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर आप एम्प्टी लिखेंगे और यहाँ पर भी एम्प्टी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एम्प्टी का ही पूछा है, ये तो ठीक है। देन द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब इसका जो वैसे आप जब नॉर्मल तरीके से करते हो तो आप इसमें कैसे करते हो, भाई 1/5 हो गया, फिर वो खाली कर रहा है तो -1/4 आ गया, एलसीएम आपने लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 - 5 यानी -1/20। माइनस में आने का मतलब है कि वो उसको खाली कर रहा है। अब सीधी सीधी बात है, अब इस चीज़ को आपको सीधा क्या करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। ऊपर दोनों टाइम जो दे रखे हैं ना उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या टाइम है 5 और 4, और दोनों में से जो बड़ा वाला टाइम है उसको आप पहले रखो, 5 - 4 यानी आ जाएगा आपके पास 20, तो टाइम आ जाएगा आपके पास कि वो 20 मिनट्स के अंदर उसको खाली कर रहा है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमेशा खाली करेगा, ठीक है। अगर भरने का रेट कम होगा तो वो हमेशा खाली होगा, टैंक भरेगा नहीं। और आप ऐसे कर रहे हो, आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो खाली कर रहा है, माइनस आ गया तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सीधा तरीका ये है कि भाई x/y और दोनों का जो डिफरेंस है ना वो लिख दो आप नीचे, और दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू है उसको आप पहले लिख दो, वो यहाँ से आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो खाली करना होगा चाहे भरना होगा।
अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 30 मिनट इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब यहाँ पर दोनों टैंक भर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा था, एक खाली कर रहा था एक भर रहा था, लेकिन यहाँ दोनों भर रहे हैं, तो आपको सीधा क्या करना है, 20 और 30 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे इन दोनों का एडिशन कर देना है, 20 + 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 600, ये आ जाएगा 5 से काट दोगे 12, आंसर आ गया आपका 12। इनइक्वलिटी में ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपको ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है और फिर आपसे x की वैल्यू पूछता है। तो अब यहाँ पर x - 3 है, यहाँ पर x + 5 है, ये कह रहा है कि अब ये जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 है, तो या तो आप इसमें केसेस बना के करो कि ये दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो बस सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जैसे आप उसमें करते हो ना मैक्सिमम मिनिमम में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट से x की वैल्यू निकालो, एक तो आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आएगी -5, तो जो नंबर लाइन है आपकी ये -∞ से लेकर +∞, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, फिर नेगेटिव कर दो, फिर पॉजिटिव कर दो। तो अब ये क्या कह रहा था, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है, मतलब वैल्यू -5 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे आप इसको फटाफट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऊपर देखो मॉड है, ऊपर मॉड है, तो यहाँ पर इसको तो आप छोड़ ही दो, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये मॉड है, ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमेशा। आपका जो साइन डिसाइड करेगा वो डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। डिनोमिनेटर क्या है, x + 1। अगर आपको यहाँ पर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -1, तो -1 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो हमारा आंसर बनेगा ये। अब यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या हो रहा है कि जो 1/x - 2 है, तो ऊपर तो 1 है, तो ऊपर 1 है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हो। नीचे x - 2 है, ये अगर नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, तो x - 2 को आप <0 रख दो, x की वैल्यू आ गई <2, काम खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप करते हो, ये इसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले रो में से देखो 2 की पावर 2 इधर है, 3 इधर है, 4 है, तो 2 की पावर 2 यहां से कॉमन निकाल दो। इस वाली रो में से 2 की पावर 3 कॉमन निकल जाएगी, इस वाली रो में से 2 की पावर 4 कॉमन निकल जाएगी। डिटरमिनेंट में से एक रो में से ही आप कॉमन निकाल सकते हो एक बार में, ठीक है, इसलिए हमने इस रो में से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया। अब देखो बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 की पावर 2 बची, इधर 1 बचेगा, 2 इधर 2 की पावर 2, फिर 1 2 2 की पावर 2। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम उनकी रेशो बराबर आ जाए, जैसे ये 1 1 1 है, ये 2 2 2 है, तो रेशो निकालोगे, बराबर ही आनी है, तो डिटरमिनेंट इसका 0 आना है, ये आपका आंसर आ गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैट्रिसेस बनानी होती है कि भाई आपके पास कुछ एलिमेंट्स दे दिए और 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है कि 4 एलिमेंट बनाने हैं और हर एक एलिमेंट की जगह आप 0 2 या 3 रख सकते हो। तो हर एक एलिमेंट की जगह आपके पास ये 3 ऑप्शन है, तो जितने ऑप्शन है वो आप नीचे रखोगे, जितने एलिमेंट है वो पावर में रखोगे, आंसर आ जाएगा 81। यहां पर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो ये कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में दिस। अब यहाँ पर आपको कुछ ए के बारे में तो दिया नहीं है कि ए क्या है हमारे पास, लेकिन हमें इसकी प्रॉपर्टी पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए को अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन निकाल दूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, आंसर बन गया इसमें 10। ये वाला क्वेश्चन तो याद ही कर लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो याद ही कर लो, ये सीयूटी में भी आपके किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए बी डैश माइनस बी ए डैश आपसे पूछ रहा है, तो ये किस तरह की मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका ट्रांसपोज आप निकाल के देखोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। ये वाला क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा। यहाँ पर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। इन दोनों के आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ भी जाए।
द इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑड ऑर्डर। यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो ऑड बता रहा है। ऑड मतलब या तो 3 ऑर्डर हो या 5 हो, इस तरह से। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो हम इनवर्स उसका फाइंड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया तो हम लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहां पर इसका इनवर्स पूछ रहा है आपसे। इनवर्स पूछने के लिए आपको पहले डिटरमिनेंट चाहिए। अब डिटरमिनेंट आप देखोगे तो यहां पर ये देखो, ये तीनों जीरो है, ये तीनों जीरो है, ये तीनों जीरो। अगर एक तरफ भी तीनों जीरो होते हैं या दोनों तरफ तीनों जीरो होते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इनको मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो डिटरमिनेंट तो आपका आ गया 24। अब जो एडजॉइंट का जो फार्मूला होता है, इनवर्स का जो फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है आपके पास? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ये मत देखना कि डिटरमिनेंट 24 आया तो 24 नीचे होना चाहिए नीचे, ठीक है। लेकिन ये वाला तो खैर ऑप्शन हमारा बनेगा ही नहीं, ये वाला तो ऑप्शन हमारा बनेगा नहीं मेरे ख्याल। फिर भी हम चेक कर लेंगे अभी। और यहाँ पर 1/24 है, यहाँ पर 1/24 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अभी एक बार आपको एक आध एलिमेंट निकाल के चेक करना चाहिए कि भाई कौन सा हमारा आंसर बनेगा। सीधा इन दोनों में से कोई तुक्का मत मार देना। अब उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर मान लो हमने पहला कोफैक्टर निकाला, ठीक है, पहला कोफैक्टर निकाला तो वो क्या बनेगा? इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 3 जा 12, तो 12 बनेगा। तो मतलब जब हम कोफैक्टर इसको जब हम ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो ये वाला एलिमेंट तो यहीं पर ही रहना है, और जो डिटर्मिनेंट है ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, यहाँ पर आपको 24 आना है। अगर मैं 12 को 24 से डिवाइड करता हूँ तो 1/2 मेरे को चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ इस केस में हो रहा है, ऐसा सिर्फ इस केस में हो रहा है, और कहीं पर भी नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर 1/2 तो हो रहा है लेकिन बाहर 24 भी है, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा बनेगा। तो यही हमारा इसमें आंसर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे, ठीक है, ये 2022 में एग्जाम में भी आया था। यहाँ पर आपको देखे वो e की पावर यहाँ mx है या माइनस mx है। तो अगर ये दोनों सेम सेम हो, ठीक है, ये m है ये भी m है, चाहे प्लस में इधर हो चाहे प्लस में उधर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हमेशा इस जो सेकंड डेरिवेटिव है ये आएगा m²y। जो भी नंबर यहाँ पर दे रखा होगा m, उसका आपको स्क्वायर कर देना है और इनटू में y कर देना है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, m²y। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सॉल्यूशन करने की आपको नीड नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, यहाँ पर दे रखा है a की पावर 5, यहाँ पर -5 है, यहाँ +5 है। तो 5 का स्क्वायर करो 25, साथ में y लगा दो तो आंसर बनेगा 25y। अब ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ जाता है, कहता था पॉइंट ऑफ द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0.5। और ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मैं ये कहूँगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इन पॉइंट्स में से ये देखो कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। पहले तो ये देखो, तो यहाँ पर अगर मैं ये 2√2 को इधर रखता हूँ तो ये आएगा 2√2 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है 2 इंटू में y। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसकी पावर 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इस साइड में 0 है, तो ये तो हमारा आंसर बनेगा ही नहीं। 0 0 सेटिस्फाई कर सकता है। अगर मैं 2 को यहाँ रखता हूँ तो ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर 2 को रखते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4। मतलब ये 3 पॉइंट हमारे पास सेटिस्फाई करते हैं। तो अब इन तीनों से आपको डिस्टेंस निकाल देना फटाफट। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि भाई इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 2√2 -0 उसका स्क्वायर करना है, 4 - 5 इसका आपको स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर 0 माइनस करने के बाद ये बचेगा 2√2, इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपके पास वही आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर -1 है तो ये +1 आएगा, यानी ये आएगा आपके पास 9, ये बन गया 3, ठीक है। इससे डिस्टेंस 3 बना। इससे निकालेंगे तो 0 - 0 0 हो जाना है, 5 - 0 5 आएगा, 5 - 0 ऐसे करके 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा। तो यानी ये तो छोटा अभी भी यही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म। इससे करेंगे तो 2 - 0 2 हो गया, और फिर 2 - 5
तो यहाँ से 2 का स्क्वायर बनेगा 4, यहाँ पर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 9 + 4 13, और 13 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर ये वाला भी नहीं होगा, यानी ये हमारा आंसर बनेगा 2√24। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन जैसे हम उसमें करते थे वेवी कर्व मेथड से, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। इसका डेरिवेटिव आपको करना है f'(x), 7 का तो 0, x का हो जाएगा 1 माइनस e⁻x, इसको पुट करेंगे 0, तो e⁻x 1 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको इधर लेके जाएंगे तो log 1 होता है 0, मतलब e की पावर अगर आप 0 करोगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा, -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ये बना। यानी हमारे पास या तो ये इंटरवल बनेगा या इंटरवल बनेगा, तो ये वाला हमारा खत्म, ये वाला हमारा खत्म, इन दोनों में से हमारा एक आंसर आना है। अब आपको ये पता है यहाँ पर कि जब आप x की जगह यहाँ पर वैल्यू डालते हो 0 तो ये 1 के बराबर रहता है, ठीक है। या यहाँ से समझो हमें, क्योंकि f'(x) का डेरिवेटिव देखना है। अगर मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर तो ये 1 बनेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 1 - 1 0 हो जाएगी। अगर मैं जैसे जैसे इस साइड बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ूंगा, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 1 माइनस ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा था तो ये 1 आ रहा था। उसके बाद अगर मैं और वैल्यू को बढ़ाता हूं, पॉजिटिव वैल्यू करता हूं, तो और वैल्यू बढ़ेगी, तो जो भी वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी, और 1 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो आंसर देख लो, आपसे पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, तो -∞ to 0 इस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन भी बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, f'(x) करेंगे आप 2x - a, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल पर है, यानी x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के बीच में लाई कर रही है। यहां पर हमें x की जगह ये वाला फंक्शन बनाना होता है, तो x की जगह हम ये वाला फंक्शन बनाएंगे, तो इसका डबल कर दिया हमने और फिर -a कर दिया। अब ये वाला जो फंक्शन है ये आपका हो गया f(x), तो f(x) की वैल्यू यहां से यहां तक के बीच में लाई करेगी। अब यहां पर पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि f'(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू है इसको आपको लेके चलना है। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा तो इसको लेके चलेंगे, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो फिर आप ये वाला फंक्शन लेके चलेंगे। क्योंकि जब ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू तो बड़ी है ही, इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो अगर ये छोटी वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये तो नेचुरल है कि पॉजिटिव आना ही आना है। तो इस केस में हम इसको लेके चलेंगे कि 2 - a की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए या असर्शन रीजन में आ जाए, तो अगर हम इसको मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से करेंगे तो नहीं इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर छोटी सी ट्रिक से हम समझेंगे कैसे आपको आंसर निकालना है। कह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है सच दैट देयर सम इज 16 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम, देन नंबर्स आर 8 and 8। तो यहाँ पर जो नंबर आपको दे रखे हैं उनका सम आप करोगे तो 16 तो आ रहा है, ठीक है, 16 तो आ रहा है, ठीक है ये बात। अब यहाँ पर इनका क्यूब का सम अगर हम करें, इसका क्यूब होता है 512 और इसका क्यूब होगा 512, दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 1024। अब अगर नंबर मान लो ये 8 और 8 ना होते, 7 और 9 अगर होते तो क्या होता, अगर नंबर 7 होता और 9 होता, सम तो 16 हो गया, 7 का क्यूब करेंगे 343 होता है, इसका 729 होता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 और 3 12, 4 2 6 7, 7 3 10 और 1 11, ये नंबर इससे बड़ा आएगा। अगर आप और भी नंबर चेक करोगे यानी 6 और 10, तो 6 का क्यूब हो गया 216, इसका हो जाएगा 1000, तो यह आ जाएगा 1216, ये नंबर इससे बड़ा आएगा। तो यानी ये नंबर सबसे छोटा रहेगा जहां पर क्यूब का सम मिनिमम होगा। तो यानी ये जो आंसर आपको दिया हुआ है ये ठीक है। ऐसे अगर ऑप्शन में आपको दिया होता है कि ऐसे नंबर 8 और 8 हो गया, एक नंबर 6 9 हो गया और 7 9 हो गया, 6 10 हो गया, तो आप ऐसे फटाफट चेक करो कि सम ऑफ क्यूब करने पर मिनिमम कहां पर आ रहा है, वही आपका आंसर होगा।
और जो इसका रीजन है वो ये कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल दिस एंड लेट दिस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एंड एफ डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसको मिनिमम वैल्यू हम बोलते हैं। ठीक ही बात है, ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। हम निकाल शॉर्ट ट्रिक से रहे हैं, बात अलग है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर हमारा ए है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहां पर देखो आप सीधा मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है एक्स और वाई की। एक्स प्लस वाई 8 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब यहां पर जो आपके पास नंबर यहां पर है 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कह रहा है कि 12, तो 12 मल्टीप्लाई करने पर कब कब होता है, 12 मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 12 होगा, 2 इंटू 6 होगा और 3 इंटू 4 होगा, ऐसे होगा। तो यहां से सम हमारा 8 कहां पर आ रहा है, सिर्फ यहां पर आ रहा है, यानी इसमें 2 और 6 का हमारा पेयर बन सकता है, दोनों का सम जो है वो 8 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब और नंबर भी चेक करो ऐसे। वैसे तो हमारा आंसर यही बन जाना चाहिए क्योंकि इनमें से सबसे छोटा यही है, इनमें सबसे छोटा नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम पूछिए, मिनिमम नहीं पूछी, मिनिमम पूछी होती तो ये बन जाता। तो मैक्सिमम के लिए पहले मैक्सिमम को ही ट्राई करते ना कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। देखो 24 को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, और कोई तरीका तो नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं नंबर आ रहा आपके पास जिससे इसका सम आपके पास 8 आ जाए। देखो यहाँ पर भी 8 नहीं है, 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 और कोई मेरे ख्याल फैक्टर बनेगा नहीं, तो यानी ये हमारा ऑप्शन तो नहीं है। 20 को देखते हैं तो कितना आएगा, 120, 210, 45, बस। तो यहाँ ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि सम यहाँ पर भी 8 कहीं नहीं आ रहा। तो 16 को देखते हैं तो 116, 24, 28 और 44। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सम 8 आ रहा है, तो सम 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 16 भी आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अब इंटीग्रेशन में कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें इंटीग्रेशन की सारी शॉर्ट ट्रिक्स थी, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आप समझ लो, और ज़्यादा आपको डिटेल में और समझना है तो उस वीडियो को भी आप देख लें। तो यहाँ पर log x की पावर 5 है, यहाँ पर डिवाइड में x है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई log x की पावर 5 इंटू में 1/x। अब प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर इस नंबर का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में इस नंबर का डेरिवेटिव अगर आपको दिया हुआ है तो इसमें आप पावर रूल लगा सकते हो, यानी आंसर बनेगा log x की पावर 6/6 प्लस में c। हमारा आंसर बन गया log x की पावर 6/6। अब ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरीके से है, लेकिन ध्यान अगर आप दोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ब्रैकेट थी, वो होल पावर में था, ये सिर्फ x की पावर में है। तो log की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर यहाँ पर पावर में है तो आप इस 5 को आगे ला सकते हो, तो ये ऐसे बनेगा 5 log x डिवाइडेड बाय x। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस x को वैसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर पड़ा रहेगा, इसको इसका जो डेरिवेटिव है वो इनटू में आ रखा है, तो इसमें आप पावर रूल लगा दो, तो 5 इंटू में log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। तो 5/2 log x का होल स्क्वायर प्लस में c, ये हमारा आंसर बनेगा। यहां पर आपके पास देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आपने x कॉमन निकाला तो ये रह गया 1 प्लस log x। अब यहां पर जो ये वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आपको ये दिया हुआ है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x। तो जब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हमारा आंसर सीधा log में आ जाता है, हम लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस log x। log ऑफ कहाँ है हमारे पास, log ऑफ 1 प्लस में log x। तो ऑप्शन में यहाँ पर ये जो x है ना ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा। जब भी e की पावर x ऐसे मल्टीप्लाई होगा और अंदर आपके पास दो फंक्शन बन सकते होंगे या बने बनाए दे रखे होंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पर
इसका अगर डेरिवेटिव आपको साथ में एडिशन में दिया होता है तो आंसर सीधा बनता है ए की पावर एक्स इंटू में जिसका डेरिवेटिव होता है वो फंक्शन लिख दो log x प्लस सी। अब यहां पर भी e की पावर x है, लेकिन फंक्शन जो है ना अभी आपको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई कैसे करते हैं, हमेशा जो डिनोमिनेटर है इसको फॉलो करते हैं। डिनोमिनेटर में x प्लस फोर है तो ऊपर भी x प्लस फोर बनाओ आप, तो उसको 3 को लिख लो ऐसे x प्लस फोर माइनस वन, और जो नीचे वाला x प्लस फोर का स्क्वायर है इसके साथ अलग लिखो आप, और इसके साथ अलग लिखो। ठीक है, e की पावर x यहाँ रहना ही है, ये इससे कैंसिल होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जब आपको यहाँ पर मिल गया तो वही पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगाई थी वही लगा देंगे, e की पावर x इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो आंसर देखो e की पावर x अपॉन में x प्लस फोर, ये हमारा आंसर। यहाँ पर भी e की पावर x है, यहाँ पर भी e की पावर x है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लेकिन आपके लिए अगर आप समझ जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये क्या बना, ऊपर हमने इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर आप कर दो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, बन गया ये। ठीक है, इस वाले फंक्शन को इसके साथ अलग कर देंगे, अब इसके साथ अलग कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये बचेगा आपके पास। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो एक आध स्टेप मिस हो रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये आपके पास आ गया, ये तो अंदर रहेगा साइन, खैर इसका डेरिवेटिव ये आपके पास आ गया, तो आंसर बन गया e की पावर x इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास e की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का क्वेश्चन अगर ये आता है तो ये क्लियरली हमें शो हो रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको ऊपर भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में e की पावर x को आप t एज्यूम करो, जैसे e की पावर x को t एज्यूम करो, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। जब भी दोनों ब्रैकेट्स में ऐसे सेम सेम चीज़ हो तो नॉर्मली ज़्यादातर इसी तरीके से स्टार्ट आपको करना होता है। तो ऊपर आपके पास रह जाएगा शायद ऊपर रह जाएगा आपके पास खाली dt, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी, और ये आ जाएगा 2 प्लस टी। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ कि कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो कंसेक्यूटिव टर्म में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो पहले जो छोटी वाली टर्म है उसको आप ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाली टर्म में माइनस साइन लगाकर उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डी टी यहाँ पर है ही, तो इसका आंसर सीधा बनेगा log 1 प्लस टी, इसका आंसर बनेगा log 2 प्लस टी प्लस में c। log को दोनों को इकट्ठा कर देंगे, 1 प्लस ये ऊपर आएगा t की जगह e की पावर x डाल देते हैं, यह आ जाएगा 2 प्लस e की पावर x प्लस में c। ठीक है, और इसको आप सब्जेक्टिव में भी आएगा ना तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आप कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो ट्रिक लगाएंगे ये सब्जेक्टिव में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर हो या 2 फैक्टर हो, तो हमें क्या करना है, जब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो हम कैसे करते हैं भाई, a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो आप ए बी सी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या करना है आपको, इसके नीचे जो फैक्टर दिया हुआ है एक्स माइनस वन उसको पुट करो आप 0 के बराबर, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1। अब इस 1 को आप यहाँ पर इसमें मत करना क्योंकि यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, बाकी सब जगह 1 पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो ये 1 1 बनेगा, 1 माइनस टू माइनस 1, 1 माइनस थ्री माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन 2। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका आंसर बन गया 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है, ये इसका आ गया। ऐसे अगर आप b की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर बनेगी x माइनस 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी, तो 2 आपको यहां पर पुट नहीं करना है, बाकी सब जगह 2 पुट करो। तो यहां पर देखो 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस थ्री माइनस 1 हो गया, तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे माइनस 2 आएगा, तो यहां पर लिखो सीधा माइनस 2 लॉग, उसके नीचे क्या था x माइनस 2, फिर वहां पर 3 है तो यहां पर देखो 3 इसको छोड़ दो, बाकी सब जगह 3 पुट करो, तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 3 माइनस 1 2 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, यानी ओवरऑल 3 अपॉन में 2 वैल्यू बनेगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 2, और उसके नीचे क्या था लॉग x माइनस 3, ये बन गया आपके पास इसका आंसर।
जो आपका कम से कम ये पूरे बोर्ड में आंसर आता, वो सिर्फ 2 लाइनों में आपने आंसर इसको निकाल दिया। ऐसे यहाँ पर 2 फैक्टर भी होंगे, अगर कंसेक्यूटिव है तो पिछले वाला तरीका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप ये वाला तरीका भी उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो जिसमें यहाँ पर ऊपर ऊपर जो फंक्शन है ऐसे हो f(x) और सेम फंक्शन यहाँ पर नीचे हो और यहाँ पर a + b - x का फंक्शन बनता हो, लिमिट इसकी a to b, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधा आपको करना है b - a/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे, ये √x ये सेम हो गया। अगर मैं a और b को प्लस करूंगा तो a + b रहेगा, a + b - x, मतलब यही फॉर्मेट बन रहा है, तो आंसर आएगा b - a/2, ये इसका आंसर हो गया। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। एलिप्स अगर दे दिया आपको, एलिप्स देने का मतलब है कि उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है वो x² - y² - b², ऐसे होती है। तो a और b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो कुछ सॉल्व नहीं करना आपको, इसका जो ऑर्डर है ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, 2 आपके पास आ जाएंगे, 3 कांस्टेंट है, 3 हो जाएगा। जितने भी कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर बन जाता है। जैसे यहाँ पर भी देखो ऑर्डर ही पूछ रहा है आपसे, एक कांस्टेंट ये a हो गया, एक कांस्टेंट b हो गया, आंसर आ गया इसका 2, खत्म कहानी इसकी। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन वर्ड आ गया तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपसे पूछ लिए, आगे कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, आंसर लिख दो सीधा 0। ठीक है, इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 0। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आ गया तो उसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ऑर्डर इसका 3, ऑर्डर 3 है तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी होंगे 3, यहाँ पर 3 मिसिंग ही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका जो आंसर है ये आ जाएगा आपके पास 3। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, ऑर्डर अगर 4 होगा तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएंगे, 5 होगा तो 5 हो जाएंगे, किसमें, जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर में आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। यहाँ कह रहा है आपसे द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रो ऑफ ए डाई। डाई का क्वेश्चन हो या कॉइन का क्वेश्चन हो, ये हमेशा बाइनोमियल से ही आप कर दो, अगर मीन और वेरिएंस अगर आपसे निकालने को बोलता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई पेयर फेंक रहा है डाई का, कितनी बार फेंक रहा है, 4 बार फेंक रहा है, तो n तो आ गया आपके पास 4, और पेयर पे आना क्या चाहिए, डबलेट। डबलेट होते हैं 1 1 2 2 3 3, ये डबलेट होते हैं, ये 6 बार आते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये बनेगी 6/36 यानी 1/6, और Q हो जाएगा 5/6 अगर Q की रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, मीन पूछ रहा था, तो मीन होता है n इंटू में p यानी 4 × 1/6, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ गया। एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, कॉइन को आप कितनी बार भी टॉस करो, P और Q हमेशा 1/2 रहेंगे जब तक फेयर कॉइन रहता है। अगर बायस्ड कॉइन होगा तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बता ही देगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड, 10 बार आपने थ्रो किया, 10 बार आपने थ्रो किया, 6 बार आपको हेड चाहिए, तो C 6, यहाँ पर 1/2 की पावर सीधा आप 10 लिख दो, 1/2 की पावर सीधा आप 10 लिख दो, क्योंकि P भी 1/2 है और Q भी 1/2 है, तो उन दोनों की पावर टोटल होके यही बननी है। अब इसको आप सॉल्व करोगे 10C 6, तो 10 और 6 में 4 का गैप है, इसका मैंने शॉर्ट तरीका आपको बताया हुआ है, इसमें 4 का गैप है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10 9 8 7। ठीक है, 4 ही नंबर लिखने और नीचे 4 फैक्टोरियल लिखना है, यह आएगा 1/2 की पावर 10। तो यहाँ पर देखो 10 9 8 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2, तो 4 2 जा 8 ये हो गया, 3 3 जा 9 ये हो गया, ऊपर आएगा 7 या 21, 21 को 10 से करेंगे आएगा 200। यहाँ से ये जो 5 है ना, इस 5 को और आप ब्रेक कर दो, 10 को ब्रेक कर दो, 10 को लिख दो आप 5 × में 2। तो अब इस 2 को छोड़ दो, इस 2 को इसके साथ रख दो आप, बाकी देखो 5 3 जा 15, 15 7 जा 100, 105, तो ऊपर आएगा आपके पास 105, ऊपर 105 सिर्फ इसी में है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी चेक भी कर सकते हो आप, ये वाला जो 2 है इसको इसके साथ रखोगे तो ये 2 की पावर 9 आएगा, 2 की पावर 9 होता है 512, तो ये आपका आंसर बना। एक डाइस को आपने यहाँ पर 100 बार फेंका है, डाइस को 100 बार फेंका है तो n तो आपके पास 100 हो जाएगा। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, इवन नंबर 3 बार आता है तो 3/6 का मतलब 1/2 हो गया, और Q भी 1/2 ही हो गया। तो वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस होता है इसमें NPQ,
तो n हमारे पास ये है, p हमारे पास ये है, q हमारे पास ये है, ये 4 बनेगा, 4 से इसको काट दोगे 25, ये आपका ऑप्शन आया। द इफेक्टिव रेट विच इज इक्वलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। और अगर आपको वैल्यू दे रखी हो तो आपका काम बिल्कुल आसान है। जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है इसको देखना है और इसमें 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा देना है, यानी 8.24%। ये आपका आंसर हो गया। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन हो या फिर CAGR वाला क्वेश्चन हो, दोनों में ही करेंगे। लेकिन अगर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ गया जिसमें कहा कि डिक्लेयर सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली वाले में आपको ज़्यादा चांसेस है, 99.99% चांस है आपको वैल्यू नहीं देगा। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है? ठीक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है, यहाँ पर 12% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो यानी इसको आधा करेंगे, आधा हो गया है 6%। अब इसका इफेक्टिव रेट हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो नंबर आता है इसको आप डबल करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 36, आंसर बन गया आपका 12.36%। द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, आपको डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो जो अभी मैंने तरीका आपको बताया वही तरीका रिवर्स करके आपको लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि जो वैल्यूज दे रखी है उसमें से किसका इफेक्टिव रिटर्न आपको ये मिलेगा। तो जो आपको वैल्यू पूरी दे रखी हो ना उसी से स्टार्ट करना, उसी से हमारा आंसर बन जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर जैसे 10% है तो 10 का आधा करें हमने, 5 आ गया। ठीक है, और 5 का डबल करेंगे तो 10, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी इसका इफेक्टिव रिटर्न ये बनेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज दिस एंड दिस, ये सब कुछ आपको दे रखा है, वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, सीधा डेसिमल के बाद वाला पोर्शन को पिक करो, यहाँ पर 5.7%, ये आपका आंसर। एक कंपनी के 100 रुपए के जो शेयर है, कंपनी मार्केट में वो शेयर अवेलेबल है 80 रुपीज़ पर। इफ़ द कंपनी इज पे ए डिविडेंड ऑफ 12%, देन रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमेशा इसके ऊपर होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। तो कंपनी कह रही है कि भाई वो डिविडेंड देगी 12% का, 100 रुपये पर 12% का डिविडेंड का मतलब हो गया कि 12 रुपये का डिविडेंड। हमें 12 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है कितने पर, 80 रुपीज़ पर, क्योंकि हमने तो शेयर 80 रुपीज़ का खरीदा है ना। तो ये कितना परसेंट बनेगा, 12/80 इंटू में 100। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 यहाँ से 6, 20 चौक 80 आएगा ना। फिर यहाँ से आएगा आपके पास 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो आ जाएगा आपके पास 15%। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये 48 क्वेश्चन हमने करें इस वीडियो के अंदर, 48 क्वेश्चंस करें। और अगर मैं वीडियो की लेंथ देखूं तो लगभग 42 मिनट्स ही इसमें अभी तक हुए हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एवरेजली आप 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन इस तरह का आराम से सॉल्व कर सकते हो, बल्कि कई बार तो जल्दी भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन हमने थोड़े ज़्यादा सॉल्व करें, और दूसरी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, और तो आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो मे बी ये 48 क्वेश्चन आप 25 मिनट या 30 मिनट्स के अंदर आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं।